हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, आज के मॉडर्न ज़माने में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में ही काम क्यों ना कर रहे हो, आज के इस मॉडर्न ज़माने में इंग्लिश की नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। इसके अलावा आप लोगों ने यूनाइटेड नेशंस का नाम तो सुना ही होगा। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ दुनिया भर के लगभग जितने भी देश हैं वो सब मिलजुल करके अपने आप को डेवलप करने के लिए मीटिंग करते रहते हैं, और यूएन की मीटिंग हर साल होती है। तो यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जरा सोचिए, दुनिया के इतने सारे कंट्री जहां मिल करके मीटिंग करते हैं, वहां अगर किसी कंट्री ने ऐसा कहा कि इंडिया वाले सपोज कहें कि हम हिंदी में ही अपनी बात करेंगे, चाइनीज ने कहा चाइनीज में ही बात करेंगे, जापान वाले अगर कहें हम जापानीज में ही बात करेंगे, और इस तरह से दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं सब सिर्फ अपने ही लैंग्वेज में अगर बात करें, तो ऐसी इंटरनेशनल मीटिंग तो कभी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी मीटिंग का होना जरूरी होता है क्योंकि दुनिया भर के देश आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ सके। तो इन सारे कंट्रीज वहां पर कौन सी लैंग्वेज में मीटिंग करते होंगे यूनाइटेड नेशंस में, बताइए। सभी कंट्री को किसी एक लैंग्वेज में बात करने आना चाहिए, जितने भी कंट्री के लीडर हैं, और उन सारे कंट्रीज के लीडर ने इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह अपने कंट्री में एक्सेप्ट किया हुआ है। और यही वजह है दुनिया में जितने भी कंट्री हैं उन सब में इंग्लिश को एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पर सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में हर एक कंट्री के गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन पॉलिसी में उसको डाला है। और इसलिए सभी कंट्री में, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग आवर कंट्री इंडिया, हम सब इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर सीखें। हमारी असली जो लैंग्वेज है उसे तो हम सीखते ही हैं, उससे अच्छे से बोलते ही हैं, साथ ही साथ अपनी इस सेकेंडरी लैंग्वेज को हमें सीखना बहुत अच्छे से जानना जरूरी है। चाहे स्कूल की बात हो या फिर और भी कोई पर्पस हो, आपको एग्जाम क्लियर करना हो, जो भी हो, इंग्लिश सीखना जरूरी है। लेकिन इस इंग्लिश सीखने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारी कमियां लोगों को महसूस होती है। तो उसी कमी को दूर करने के लिए मैं आपका दोस्त प्रिंस कुमार आपके साथ यहाँ हूँ, और हम सब इस इंग्लिश सीखने के सफर को चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त देर किए। लेट्स बिगिन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम सब अपने आज के इस लेसन को। आज का हमारा लेसन बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है। हम लोग शुरू से अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए वहाँ से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जो देखा था सबसे बचपन में वो ये था कि हम लोगों ने समझा था कि अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में। ठीक, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स ABCDEFGHIJK यहाँ से लेकर के Z तक हमने देखा था। फिर इस तरह से स्मॉल लेटर्स भी A से लेकर के Z तक, ये हम लोगों ने बचपन में सीखा था। हर बच्चा ये चीज़ सीखता है इंग्लिश में। जब हम लोग अल्फ़ाबेट को समझ लेते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखना सीख लेते हैं, उसके बाद हम सब नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं वर्ड्स को लिखना। वर्ड्स वो चीज हैं जो कि लेटर से मिलकर के बने हुए हैं। वर्ड्स बहुत सारे अल्फ़ाबेट के कैपिटल और स्मॉल लेटर से मिलकर के एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। तो मीनिंगफुल वर्ड्स जो कि हमें कुछ मीनिंग देते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस फिर बनते हैं। तो दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं वो कुछ कैटेगरी में बटे हुए हैं। इनमें से कुछ नाउन हैं, जैसे एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एलिफेंट एटसेट्रा। तो ये सब नाउन है। किसी भी तरह के नाम, किसी भी टाइप के नेम को हम सब क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक, वर्ड्स प्रोनाउन भी हो सकते हैं। नाउन की जगह लेने वाले वर्ड्स को हम सब क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, अगर कोई बॉय है, किसी लड़के का नाम है, तो उसकी जगह पर हम सब ही वर्ड को यूज कर सकते हैं। किसी लड़की का नाम है तो उसकी जगह पर हम सब शी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये से ही, इट, शी, इट, यू, आई, वी, दे, ये सब क्या है? तो प्रोनाउन है। हम लोग डिटेल में इन सब चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन की प्लेस लेते हैं। नाउन की जगह लेने वाले वर्ड्स को हम सब प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। लास्ट में आप यहां देख रहे हो मी, अस, हर, हिम, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, इस तरह से एडजेक्टिव ये सब भी तो वर्ड ही हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता हो, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी हो। अगर वो क्वालिटी बताने वाला वर्ड है नाउन या प्रोनाउन की, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे स्मार्ट किसी आदमी की क्वालिटी है। गुड, बैड, फैट, थिन, ये सब कुछ किसी आदमी की क्वालिटी है। ठीक, उसी तरह से टॉल, शॉर्ट, ब्लैक, व्हाइट एटसेट्रा बहुत सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं। तो किसी भी आदमी या किसी भी सामान की हम सब क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव वर्ड्स का यूज करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं, जैसे इज, एम, आर, was,
वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, एटसेट्रा। हम सब आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है और किसके साथ यूज होता है। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसे पूरी डिटेल में हम सब आने वाली बहुत सारी वीडियोज में कवर करेंगे। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब। ये भी क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, used to, ought to, need not and dare not. These 13 words are called modal verbs. Okay? फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में जो भी हम सब मुख्य क्रिया करते हैं वो सारी के सारे काम को हम सब क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। जैसे रीड, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, इसी तरह से रन, गो, कम, ये आप सब जानते हो। बेसिकली ये सब हैं तो वर्ड्स ही, और ये वर्ड मिलकर ही क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वो सारे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव या किसी वर्ब की स्पेशलिटी बताते हैं, उसकी क्वालिटी को बताते हैं। जैसे फास्ट, अगर कोई आदमी दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, तो ही रन्स फास्ट, ही रन्स स्लोली, वेरी, समटाइम्स, जनरली, ऑफन, साइलेंटली, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी अदर एडवर्ब्स। ओके। प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस आर ऑल्सो वर्ड्स। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो कि सेंटेंस में एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच का जो कुछ रिलेशन बताते हैं, कौन कहाँ पर है, उसका प्लेसमेंट कहाँ है, वो सारे वर्ड्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं। हम सब देखेंगे इन सब चीज़ों को इस डिटेल टॉपिक में। जब प्रीपोजिशन टॉपिक की वीडियो आएगी जल्द ही आने वाली, ये सब मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ का मीनिंग समझाऊंगा। ये सिर्फ एक इंट्रो है। कंजंक्शन। कंजंक्शन भी वर्ड्स ही होते हैं जो कि सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं या दो सिमिलर काइंड्स ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। तो ये कनेक्टर जो वर्ड्स हैं इन्हें कंजंक्शन कहते हैं हम सब। जैसे एंड, और, बट, दैट, विच, हु। ये विच, हु, व्हेन, इन सब का यूज हम सब करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए भी, मगर इनका इस्तेमाल दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए भी किया जाता है कंजंक्शन के तौर पर। तो ये भी वर्ड्स हुए। इसके अलावा इंटरजेक्शन भी वर्ड्स हैं, और ये इंटरजेक्शन सडन एक्सक्लामेशन हमारी बताते हैं, सडन फीलिंग को बताने वाले वर्ड्स, वो सब इंटरजेक्शन होते हैं। ओके, वर्ड्स से फिर सेंटेंस बनते हैं। जैसा कि हमने देखा अल्फाबेट से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं फिर से सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस जैसे दिस इज अ कैट, आप इसमें देख सकते हो दिस एक वर्ड है, इज एक और वर्ड है, ए और वर्ड है, और कैट एक वर्ड है। तो ये चार वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बना और इसका मीनिंग है यह एक बिल्ली है। दूसरा, ही डज नॉट लाइक रीडिंग, वह उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो यहां पर ये भी क्या हुआ? एक सेंटेंस ही है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हो डज के बाद नॉट लगा हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस और ये प्रेजेंट टेंस का है। इन सब चीजों को हम सब जानेंगे आगे। फिलहाल एग्जांपल हम सब देख रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, व्हाट इज योर नेम, ठीक, ये भी एक सेंटेंस है जिसका अर्थ हुआ आपका क्या नाम है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, फिर आगे एक एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी, ये भी क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप मार्क करो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब भी आप किसी को ब्लेस करते हो या किसी को अगर आप कर्स करते हो तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। और ऑप्टेटिव सेंटेंस एक टाइप का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का पार्ट है, और लास्ट में उसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हम सब यूज करते हैं, जो कि यहाँ यूज किया हमने। वी शुड रीड एवरी डे, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक नहीं, ये एक एडवाइस है, और एडवाइस देने के लिए इसको हम सब कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और आगे देखते हैं हम लोग, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट, दे वेर प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज सिंपली डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ये सब सेंटेंस टॉपिक में से डिटेल में देखेंगे। ये बस एक सेंटेंस होते कैसे हैं वो हमने आपको बताया। शी विल सिंग अ सॉन्ग। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो सेंटेंसेस के, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, और वो ये कि छोटे छोटे वर्ड्स के मिलने से एक पूरा सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या हुआ? देखो, हमने जो अभी सीखा, अल्फाबेट के मिलने से क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। वर्ड्स के मिलने से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अब उसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस को अगर आपस में हम मिलाएं कोई एक मुद्दे पर, तो वो एक पैराग्राफ बनता है। जैसे ये देखो एक पैराग्राफ, इंडिया इज आवर कंट्री, इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. The Constituent Assembly prepared the Constitution of India and enacted it on 26 January 1950, and hence India became a republic.
तो इसमें हमने अब देखा टोटल कितने इसमें सेंटेंस हुए। पहला सेंटेंस, इंडिया इज अ कंट्री, 1। दूसरा सेंटेंस, इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जहां दूसरा फुल स्टॉप लगा, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। तीसरा सेंटेंस, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इनेक्टेड इट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड हैंस इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। ये तीसरा सेंटेंस हुआ। इसमें टोटल 3 फुल स्टॉप्स हुए, तो इसमें 3 सेंटेंसेस हैं और इसका अर्थ आप सब समझ सकते हो। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया। एंड और इनेक्टेड इट ऑन 26 जनवरी 1950, और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। एंड हैंस इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, और इस तरह भारत क्या बना, एक गणराज्य बन गया। तो हमने देखा पैराग्राफ क्या चीज से बने होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर के बने होते हैं और उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। लेट्स रिवाइज, हमने सीखा क्या। हमने इस वीडियो में शॉर्ट में ये सीखा कि सबसे पहले अल्फाबेट्स कंप्राइज कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। जो अल्फाबेट होते हैं उसमें कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं। फिर हमने ये देखा कि वर्ड बनते हैं। अ वर्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट प्रोवाइड अ मीनिंग। वर्ड क्या है, लेटर्स यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स का वो कॉम्बिनेशन है, मतलब एकजुट है, जिससे कि हम कोई मीनिंगफुल बात कहते हैं। ठीक, वो एक शब्द में, उसे हम वर्ड कहते हैं। फिर वर्ड कैन बी, हमने देखा वर्ड बहुत तरह के हो सकते हैं। वर्ड कैन बी व्हाट, वर्ड हो सकते हैं नाउन, वर्ड हो सकते हैं प्रोनाउन, वर्ड हो सकते हैं एडजेक्टिव, वर्ड वर्ब भी हो सकते हैं, वर्ड एडवर्ब भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, बहुत टाइप है वर्ड्स का। और इसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। बेसिकली स्पीच एक सेंटेंस होता है और एक सेंटेंस का पार्ट तो वर्ड ही है, और इसीलिए वर्ड की ये सब टाइप्स कहलाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम सब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। फिर हमने आगे सीखा कि वर्ड सब मिल करके सेंटेंस बनाते हैं। दैट इज अ सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड अ मीनिंग। तो सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें कुछ मीनिंग देता है। फिर हमने आगे देखा बहुत सारे सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनाते हैं। तो अ पैराग्राफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेंटेंसेस दैट प्रोवाइड अ ब्रॉड मीनिंग। पैराग्राफ हमेशा एक ब्रॉड मीनिंग देता है, एक बड़ा मीनिंग देता है। सेंटेंस एक छोटी छोटी मीनिंग देती है, वर्ड उससे भी छोटा मीनिंग देता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा किस तरह से अल्फाबेट से एक पूरे पैराग्राफ तक का सफर। बहुत सारे पैराग्राफ को मिलाया जाए तो आगे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स कैन बी एन ऐसे, हो सकता है बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर के ऐसे बन जाए, एक स्टोरी हो सकती है, एक पोएम हो सकता है, लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और इन सब चीज़ों का एकजुट एक पूरी किताब, एंड ऑल दीज कंप्राइज अ बुक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा दोस्तों कि किस तरह से अल्फ़ाबेट से एक पूरी किताब बनती है। अल्फ़ाबेट से पहले वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस एकजुट होकर के पैराग्राफ बनते हैं और बहुत सारे पैराग्राफ मिलकर के एक ऐसे, स्टोरी, पोएम कुछ भी बनता है, और इन सारी चीज़ों का कलेक्शन हमारी पूरी बुक होती है। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।